हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा सम इम्पोर्टेंट रिजिड बॉडीज़ का, और उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट रिजिड बॉडीज़ में से रॉड का, यूनिफॉर्म रॉड का आपको ये रिकॉल रखना है। एंड दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर इसके बाद आपने ये भी मेमोराइज किया और पढ़ा और समझा एम एल स्क्वायर बाई 3 अबाउट वन ऑफ द एंड परपेंडिकुलर। उसका जनरल वर्जन निकाला एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा अगर किसी एंगल थीटा पर बेंड है और उसके किसी एक कॉर्नर से पास करती है एक्सिस, और अगर रॉड के ऊपर से जाती है तो ऑफकोर्स डी जीरो हो जाएगा, इसलिए ज़ीरो हो जाती है। सेंटर से पास करती है और थीटा एंगल पर है तो साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए वो साइन थीटा आएगा, उसके स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है। डी डिस्टेंस होगी तो फिर एम डी स्क्वायर हो जाती है, उसका एल से कोई कनेक्शन नहीं रहता है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रॉड के लिए आपने समझा था। इसके बाद आपने यूनिफॉर्म रिंग के लिए निकाला एम आर स्क्वायर, और ये फॉर्मूला यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों केस के लिए वैलिड होता है। हालांकि यूनिफॉर्म हेडिंग में है तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी हम लोग वही लगाएंगे। और फिर कुछ कंपैरेटिव एग्जांपल किए और वो आपको समझ में आना चाहिए। फिर अपने सिलेंडर का देखा जो हॉलो केस के लिए था, देखा कि एग्जैक्टली सिमिलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है जैसा रिंग का रहता है। सो एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिस्क के केस में कैलकुलेट किया एम आर स्क्वायर बाई 2 आया, जो कि हाफ ऑफ द रिंग होता है। ये भी अपने को याद रखना है यूनिफॉर्म केस के लिए। एंड देन आफ्टर वी फाउंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। इसका एग्जैक्टली इक्वल होता है जो डिस्क का होता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाले थे। अब इसके आगे पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। सो स्फीयर अपने को दिया गया है जो कि हॉलो है और उसका मास m है, रेडियस r है। लेट्स से ये स्फेरिकल का फिगर बना दिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किस एक्सिस के अबाउट। तो अगर कोई भी एक्सिस के सेंटर से पास करेगी तो उसका डायमीटर बनता है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल सिमेट्री होती है। सो अबाउट इट्स डायमीटर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगेन डायमीटर में कौन सा डायमीटर आप चूज़ करते हैं फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। सो सभी डायमीटर के अक्रॉस बराबर आने वाला है। सो हम चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा डायमीटर अपने को पकड़ना है। लेट से अपने को अगर आपने ये डायमीटर पकड़ा, इसको एक्सिस आपने माना, ये 3 डायमेंशनल है और स्फीयर है, ये अपने को ख्याल रखना है। अच्छा, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसको हम डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, इसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आई की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई करना पड़ेगा। कोई एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिखेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, इसका जो मास है वो देखोगे कुछ मास पास में है कुछ दूर में है, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंसेस पे लाई कर रहा है। सो बेटर वे वुड बी कि आप यहाँ से एक थीटा एंगल चूज करो और इस थीटा एंगल पर एक डेल्टा थीटा का थिकनेस पकड़ो। सो ये आर डी थीटा की थिकनेस का पॉइंट बनेगा, और इसको अगर एक रिंग कंप्लीट कर दो इस तरह से आर डी थीटा थिकनेस की, तो ये एक रिंग जैसा बन जाएगा। ये जो एलिमेंट है इसको हम अपना एलिमेंट मानने वाले हैं, और हम लोग जानते हैं कि जो स्फेरिकल शेल होता है वो रिंग से बना हुआ हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता रहता है। तो ये जो रिंग बनेगी ये इस तरह से रिंग आपको नजर आएगी। एक रफ पिक्चर मैं आपको दिखा रहा, उसका जो सेंटर पॉइंट ये होगा, और ये जो एक्सिस है जो डायमीटर आपने चूज किया है वो उसकी एक्सिस का ही काम करेगा। दैट मीन्स इस स्फीयर को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि इस तरह से रिंग से मिलकर के बना हुआ है, जो इस तरह की रिंग्स हैं उनसे मिलकर के बना हुआ है, और सभी रिंग के लिए जो ये एक्सिस आपने चूज की है वो रिंग की एक्सिस भी बिहेव कर रही है। नो, इसके मास को अगर हम लोग डीएम पकड़ते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट इस छोटे से एलिमेंट का कितना होगा ये अपने को समझने का, तो वो अपने लिए डी आई का काम करेगा। सो डी आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंशियल रिंग। So this is moment of inertia of differential element. Differential element. And what is that differential element? That differential element is a ring. इसका निकालना है। और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? रिंग का मास पकड़ते हो आप और उसकी रेडियस का स्क्वायर करते हो, रेडियस का स्क्वायर करते हो। एज्यूम कर लेते हैं कि जो रिंग आपने पकड़ी है उसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर बेसिकली इस लेंथ को इंडिकेट कर रहा होगा। ये जो वर्टिकल लेंथ है दैट इज गोइंग टू बी स्मॉल आर, इजंट इट? एंड ऑफ कोर्स इसकी ये रेडियस आर है, तो बड़ी वाली जो सेंटर ओ पॉइंट से जा रही होगी वो रेडियस उसकी कैपिटल आर हो जाएगी, वो स्फीयर की रेडियस हो जाएगी। अब अपने को डीएम लिखना है, आर लिखना है, और फिर उसके आगे की कहानी लिखनी है। सो डीएम क्या हो जाएगा?
अब इसको इंडिकेट किसके टर्म में करेंगे? बेटर है कि हम लोग थीटा के टर्म में करें, क्योंकि थीटा को इन्वॉल्व किया है। और इस तरफ भी अगर आप ज्वाइन कराओगे तो वो भी एंगल कितना बन रहा होगा? थीटा सिमेट्रिकली बन रहा होगा। मैंने हाफ पोर्शन में दिखाया है, इट विल वर्क। सो वन बाय वन समझते हैं। आर को लिखने हैं, स्मॉल आर को, अगर हम स्मॉल आर को लिखें कैपिटल आर के टर्म में तो एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा होगा। उस राइट एंगल ट्राइंगल को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ तो कुछ ऐसा नज़र आना चाहिए आपको रफली। ये कैपिटल आर को इंडिकेट कर रहा है, ये थीटा को इंडिकेट कर रहा है, ये स्मॉल आर को इंडिकेट कर रहा है, ये अपना 90 डिग्री है। सो यहाँ पर साइन थीटा लगा सकते हो आप। साइन थीटा एंगल इज गोइंग टू बी स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर। सो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर साइन थीटा के बराबर होगी। पॉइंट इज कि स्मॉल आर को हमने थीटा के टर्म में लिख दिया है, तो दो वेरिएबल की बजाय एक वेरिएबल यूज करने वाले हैं। इसके बाद हम डीएम के बारे में लिखेंगे। डू वी नो व्हाट द डीएम इज? डीएम इज अ डिफरेंशियल मास। उसके लिए आएगा इसकी सरफेस डेंसिटी, क्योंकि ये मास जो है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस डेंसिटी आएगा इनटू डीए। और इस रिंग के एरिया को निकालना पड़ेगा। रिंग का वो एरिया, इसका रिंग का ये सर्कुलर एरिया नहीं, इसका थिकनेस के रिलेटेड जो एरिया है उस एरिया के बारे में लोग बात कर रहे हैं जिसपे मास लाई कर रहा है। तो उस एरिया की वैल्यू आप पकड़ोगे ट्वाइस पाई आर इंटू थिकनेस। थिकनेस कितना होगा? उस रिंग की थिकनेस आर डी थीटा है, वो आपको दिख रही है। सो ये जो पूरा एलिमेंट है वो डी ए को इंडिकेट कर रहा है। ये डी ए काफ़ी स्पेशल है। 2 पाई आर यानी पेरीफेरी लेते हैं रिंग की और उसकी थिकनेस लेते हैं, तो उसका थिकनेस, वो जो मटेरियल वाला एरिया है वो निकल के आ जाता है। और मटेरियल वाला एरिया उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मटेरियल का मास निकल आएगा, वही अपना पर्पस है। सो ये दो पॉइंट्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। इसके बाद अब इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू डिफरेंशियल आई की वैल्यू डी एम आर स्क्वायर लिखने वाले हैं। फिर डीएम की जगह आप लिख सकते हो सिग्मा, विच इज यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, surface mass density twice by r into rd theta. rd theta is behaving like thickness. rd theta कैसे आया ये भी आपको समझना होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो छोटा सा एंगल लिया था उस एंगल का वैल्यू डी थीटा था, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो थिकनेस आई है उसको हमने आर्क लेंथ पकड़ा। आर्क लेंथ की वैल्यू एंगल इंटू रेडियस होती है, इसलिए आर डी थीटा है। अच्छा, इंटू आर स्क्वायर कर देंगे। अब इसको इंटीग्रेट करना है। इसमें आर और थीटा, स्मॉल आर और थीटा वेरिएबल है, तो उसको हम थीटा के टर्म में ले जाएंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। ट्वाइस कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन के इनसाइड आपको मिल रहा है आर क्यूब के साथ साथ डी थीटा। अंडरस्टूड? नो, अब आर की वैल्यू हमको इस थीटा के टर्म में पता है, उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आई इज इक्वल टू ट्वाइस पाई आर सिग्मा इंटीग्रेशन, and if we place this small r which is going to be capital R into sin theta, तो capital R का क्यूब into sin क्यूब थीटा डी थीटा होल क्यूब करेंगे तो वो एलिमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। अगेन ये जो r है वो कैसा है? कांस्टेंट है, तो कैपिटल R उसको बाहर निकाल लेंगे, तो ट्वाइस पाई r रेज़ टू पावर 4 सिग्मा इंटीग्रेशन sin क्यूब थीटा। यहाँ तक अपने को समझ में आना चाहिए। इसके बाद की आगे की स्टोरी मैथमेटिक्स है, उसको हम लोग हैंडल करेंगे। अच्छा, इसका आंसर हमको निकल आएगा अगर ये इंटीग्रेशन पता चल जाए। अभी इंटीग्रेशन में एक और चीज़ डिसाइड करने की है, थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ तक चूज़ करेंगे? अपना इंटेंशन है कि ये इंटायर मास जो है हमें ये स्फेरिकल शेल का वो कवर हो जाना चाहिए। तो थीटा को ये रेफरेंस लाइन हमने ली है थीटा के मेज़र करने के लिए, हॉरिजॉन्टल वाली, और थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में मेज़र किया है। सपोज करो कि थीटा को इस लाइन से लेकर के 90 तक हमने मेज़र किया होता तो फर्स्ट हाफ कवर हो जाता, हेमिस्फीयर कवर हो जाएगा। और अगर 90 से लेकर के 180 तक ले जाएंगे तो आप पाओगे कि सेकेंड हाफ भी कवर हो जाएगा। सो थीटा शुड रन फ्रॉम 0 टू पाई। सो इसको 0 टू पाई तक हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब अगर ये इंटीग्रेशन की वैल्यू अपने को पता चल जाती है तो फिर मल्टीप्लाई करके अपना आंसर आ जाएगा। नाउ अब सेपरेटली इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद फिर आई को निकालेंगे। सो ये जो इंटीग्रेशन का पोर्शन है इसको हम लोग अलग से सॉल्व कर ले रहे हैं। सो लेट्स से अपना पर्पज़ है 0 से पाई साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन निकालना। मैथमेटिक्स जब आप पढ़ोगे तो फिर इस तरह के इंटीग्रेशन आप निकालने के लिए यूज टू हो जाओगे। सिंस अभी आपका इंटीग्रेशन हुआ नहीं होगा तो मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ। जब कभी साइन या कॉस की ऑड पावर्स आती है तो उसको डील करने का अपने पास एक तरीका होता है। क्या करते हैं कि उसकी एक वैल्यू को अलग कर लेते हैं और बाकी पावर्स को इवन में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट्स हाउ यू प्रोसीड। पर्पस क्या है इसके पीछे अभी आपको समझेगा।
इसके बाद अब ये जो साइन स्क्वायर बचा हुआ है इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू लाइक 0 to पाई, और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा साइन थीटा डी थीटा। ये थोड़े से इंटीग्रेशंस डीप पे जाते हैं, तो बट अगर आप समझ पाएंगे तो बेटर है। इसका सब्सटीट्यूशन मेथड लगाते हैं। फिर लोग ऐसा एज्यूम करते हैं लेट की जो कॉस थीटा की वैल्यू है उसको कोई नया नाम दे देते हैं टी और पी और एक्स और वाई और व्हाटएवर। इसके बाद अगर ये इसको टी माना गया तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे दोनों तरफ तो डी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा बनता है माइनस साइन थीटा। सो ये आएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, और दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू डी टी। तो जहाँ पर साइन थीटा डी थीटा आएगा उसको हम डी टी लिख देंगे, और कॉस थीटा आएगा उसको टी देंगे। तो ये सब्सटीट्यूशन अपने को लगाना है। अगर ये सब्सटीट्यूशन लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जो हमारा इंटीग्रेशन था 0 से पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी। लिमिट्स जो भी हैं उनको अभी रिटेन करेंगे, बाद में रखेंगे। फिर इस फॉर्मेट में आता है, इस फॉर्मेट में आपने लिखा है एक पावर अलग करने के बाद अब इनके वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो आएगा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा की जगह टी लिखेंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा डी थीटा, ये साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जा रही है जो कि माइनस डी टी है। तो एक माइनस साइन आप लगा लो और डी टी आ गया। जिस फॉर्मेट में अब आप इसको देख रहे हो आप पाओगे कि ये बहुत इजीली फॉर्मेट है, इसको हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात का ख्याल रखेंगे, यहाँ पर जो हमने लिमिट्स लगाया है वो थीटा की थी। अब यहाँ पर हमारा वेरिएबल टी आ गया है, तो ये लिमिट 0 से जो पाई लगाया है ये जस्टिफाइड नहीं रहेगा, तो इसलिए हम इसको भी हटा देते हैं और लिमिट को बाद में रख लेंगे। बाद में कब रखेंगे, जब हम पूरे इस सेटअप को या इस एक्सप्रेशन को थीटा के टर्म में ले आएंगे, तो हम इन्हीं वैल्यूज को वापस सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। और या फिर आप चाहो तो लिमिट भी चेंज कर सकते हो, तो वो भी पॉइंट बता देता है हाउ टू चेंज द लिमिट। तो ये जो आपने एजम्पशन लिया है उस एजम्पशन के अकॉर्डिंग आप बोलो कि जब पहला हमारा लिमिट थीटा 0 जा रहा था, तो जब थीटा 0 जा रहा था तो उस समय टी कितना जाएगा, तो टी की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आप देखोगे टी की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर जब हम थीटा की वैल्यू पाई रखने वाले हैं सेकेंड लिमिट, तो उस समय टी कितना जाएगा वो हम बता सकते हैं, तो कॉस पाई हो जाएगा। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। तो इस तरह से हम लिमिट भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इनिशियल के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, फाइनल के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे। तो यहाँ पर जो हम लिमिट्स लगाएंगे, अगर लिमिट्स लगाने का आपका इंटरेस्ट चलता है तो आप क्या लिमिट्स लगाओगे, इसको 1 से -1 तक इंटीग्रेट करना है। तो ये डायरेक्टली आपको वही आंसर दे देगा जो इससे आने वाला है। और या फिर आप इसको टी के टर्म में निकालो, बाद में टी को थीटा के टर्म में निकालो और बाद में वैल्यूज प्लेस करो, चॉइस आपकी है। तो यहाँ पर लिमिट मैंने चेंज कर दी है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। इसको अगर आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो 1 to -1 और माइनस अंदर गया तो ये आएगा टी स्क्वायर -1 डी टी। ये सिंपल फॉर्मेट हो गया। एक एक करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। टी का इंटीग्रेशन आएगा t³/3 और इसकी लिमिट आप लगा सकते हो 1 to -1। -1 का इंटीग्रेशन आएगा t, इसकी भी लिमिट आप प्लेस कर सकते हो 1 to -1। अगर आपने ये लिमिट्स रखा तो ये नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है ये 1/3 आप चाहो तो बाहर निकाल लो। ये -1 का क्यूब आएगा और -1 का क्यूब आएगा। यहाँ पर माइनस होगा, ये -1 आएगा और -1 आएगा। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1/3 है। कैलकुलेशन आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो क्योंकि अब जो कैलकुलेशन हो रही है वो सिंपल कैलकुलेशन है। ये भी -1 आएगा, ये भी -1 है तो ये -2 हो जाएगा। अंडरस्टूड। और यहाँ से माइनस और माइनस मिलकर के +2 हो जाएगा। तो बेसिकली अपने पास आ रहा है 2 - 2/3 विच इज़ नथिंग बट 1/3। तो इसका मतलब है ये जो इंटीग्रेशन है जिसको हम लोगों ने सेपरेटली ये 1/3 एक बार चेक कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा। 2 × 3 दैट इज 6, 6 माइनस दिस दैट इज 4/3। पार्डन, सो दैट्स गोइंग टू बी 4/3। एनीवे, कैलकुलेशन अगर आपने फॉलो किया प्रॉपर्ली तो ये 4/3 के बराबर आया। ये 4/3 किसकी वैल्यू आई है, क्या अल्टीमेटली ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 4/3 आ गई बाई पुटिंग द लिमिट। तो इसकी वैल्यू भी हमको 4/3 मिल गया है। अगर इसकी वैल्यू 4/3 मिल गया है तो मैं इसको यहीं पे सेटल कर देता। सो अगर यहाँ पर हम लोग सेटल करने की कोशिश करते हैं तो कैसे बनेगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3 मिला अपने को, तो ये आएगा 2 पाई इंटू r⁴ इंटू सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू भी रख सकते हैं, मास डिवाइड बाई टोटल सरफेस एरिया विच इज 4 पाई r² इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अभी इसके साथ ये इंटीग्रेशन की वैल्यू थी, अभी सिग्मा की वैल्यू प्लेस की। इंटीग्रेशन की वैल्यू अपने को कितना मिला है, दैट वाज 4/3। सो लेट्स सब्सटीट्यूट इट एज 4/3। सो इसको 4/3 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं।
4/3, and let's check what it becomes. That becomes your final answer. So it should be पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक 2 पर चला जाएगा, या ऐसे बोलो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये दिख रहा है twice/3 न्यूमेरिकल वैल्यू एंड mr², दैट व्हाट इट इज. So 2/3 mr², that becomes the moment of inertia of this uniform hemispherical shell. So कभी भी आपको यूनिफॉर्म हेमिस्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो अपने को याद रखना होगा 2/3 mr², दैट बिकम्स द फॉर्मूला. और ये किसके अबाउट है? ये उसके डायमीटर के अबाउट है. सो जो सेंटर से पास होने वाली एक्सिस होगी, कोई भी एक्सिस होगी, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल सिमेट्री है, तो कोई भी एक्सिस जो आप सेंटर से लिखेंगे तो वो डायमीटर बनेगा, तो डायमीटर के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा 2/3 mr². एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कैसे आया वो आपको समझना होगा. बहुत सारे स्टेप्स हैं. यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट आया, पर्टिकुलरली ये इंटीग्रेशन का, उसको आप वॉच कर सकते हो. और अदरवाइज आपको जो फाइनल रिजल्ट है वो याद रखना है. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर. तो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दिस टाइम इट इज सॉलिड. इससे पहले अभी जो आपने डील किया वो हॉलो था. इसका भी टोटल मास m है और रेडियस r है. किसके अबाउट निकालना होगा? अबाउट डायमीटर, about its diameter. Or diameter is basically any axis which is passing through the center of the sphere. So इसको निकालने के पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अपने पास कई सारे तरीके हो सकते हैं. और अगेन जिस तरह से आपने हॉलो स्फीयर का निकाला है उसी हिसाब से इसका भी निकाल सकते हैं. आप एज्यूम कर सकते हो ये आपकी एक्सिस है. आप कोई भी एक्सिस ले सकते हो. आप इस तरह से एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ये ड्रॉ कर सकते हो, ये ड्रॉ कर सकते हो. कोई भी सारी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? बराबर आएगा, है ना, क्योंकि वो सारे डायमीटर्स हैं. तो अपने को निकालने का तरीका एक ही हो सकता है कि जो जिस तरह से अभी आप लोगों ने प्रोसीड किया था कि एक आर डिस्टेंस पे एक वहाँ पे रिंग लिया था, तो रिंग के बजाय यहाँ पर क्या लेंगे? डिस्क लेंगे. अब चाहो तो इस इंटीग्रेशन को एग्जैक्टली फॉलो कर सकते हो. बस रिंग को किससे रिप्लेस कर दो? डिस्क से. और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होता है, mr²/2 होता है. इंटीग्रेट करो, अपने को आंसर मिल जाएगा. थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आएंगे, लेकिन हम यहाँ पर और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये देखना होता है कि किसी भी बॉडी का अगर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो बॉडी को हम कैसे मिलके बनाते हैं. दैट मीन्स उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एक डिफरेंशियल एलिमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एडिशन से आता है. तो अगर हम एलिमेंट और भी अच्छा चूज कर सकते हैं तो हमारी कैलकुलेशन और भी ईजी हो सकती है. नो, सॉलिड स्फीयर को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर से मिलकर के बना हुआ है. हॉलो स्फीयर से मिलकर के बना हुआ है. तो अगर अपने को एक हॉलो स्फीयर चूज करना हो इस तरह से कि उस हॉलो स्फीयर जो स्मॉल आर रेडियस का है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा रेडियस का स्फीयर चूज कर लेते हैं, स्लाइटली मोर, राइट. सो हालांकि इसको मैंने काफ़ी बड़ा दिखा दिया है, बट अब ये देखो कि ये इसकी ऐसा एज्यूम करो कि ये इसको थिकनेस है, ये ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है. ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होने का मतलब हुआ कि फिर इसके ये एक ये स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करेगा, और इसकी रेडियस स्मॉल आर पकड़ी है और ये थिकनेस को डी आर पकड़ा है और इसके मास को डी एम पकड़ा है. तो यहाँ पर हमने जो डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है वो एक स्फेरिकल सेल है. तो डी आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट. और वो डिफरेंशियल एलिमेंट हमारा कौन सा है? हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल शेल, यू कैन कॉल इट हॉलो स्फीयर. जनरली हम लोग स्फेरिकल शेल बोलते हैं. एंड व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट डिफरेंशियल एलिमेंट और हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल शेल जो अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया थोड़ी देर पहले? क्या उसकी वैल्यू आती है? 2/3 मास विच इज dm इंटू r². तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2/3 dm/r². नाउ ये किसके अबाउट है? ये डायमीटर के अबाउट है, यानी ये उसी एक्सिस के अबाउट है जिस एक्सिस के अबाउट हमको ओवरऑल निकालना है. तो सारे हेमिस्फीयर सारे स्फीयर्स जो हम लोग यूज़ करेंगे, स्फेरिकल शेल यूज़ करेंगे, उनके लिए इसी एक्सिस को चूज़ करके रखेंगे. तो एक्सिस हम अपनी चेंज नहीं कर रहे, और डी आई अपना ये हो गया, वो डायमीटर का काम करेगा. अब इसी डी आई को इंटीग्रेट कर देंगे तो इस तरह के जितने भी स्फेरिकल शेल आएंगे सभी का सम अप करने के बाद आप पाओगे कि कंप्लीट सॉलिड स्फीयर बन जाएगा. सो इस पॉइंट को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो ये आपके पास दूसरा मेथड है. आप पहले मेथड से सॉल्व करेंगे, यहाँ से भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोनों से सेम आंसर आएंगे. डी आई की वैल्यू प्लेस करते हैं तो 2/3 dm इंटू r² के हिसाब से बढ़ेंगे. अब 2/3 तो कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम बाहर कर लेंगे.
dm और r स्क्वायर में हमको इंटीग्रेशन चाहिए। तो अब dm को लिखना चाहेंगे। अब dm इज द मास ऑफ दिस, जो स्फेरिकल शेल लिया हम लोगों ने उसका मास है। तो ये सिंस 3 डायमेंशनल लेके चलेगा तो रो इंटू डी वी लगाना होगा, वॉल्यूम, डिफरेंशियल वॉल्यूम। और हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया लिख सकते हैं। सरफेस एरिया इज गोइंग टू बी 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका सरफेस एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस। थिकनेस कितना है, डी आर। सो ये डी वी है। तो डी वी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू सरफेस एरिया इंटू थिकनेस इफ द थिकनेस इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर थिकनेस स्मॉल है इसलिए इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो डीएम की वैल्यू भी अपने को पता चल गई। तो लिखते हैं रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर और इसके बाद आर स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेशन को अगर ध्यान से देखो तो इसमें केवल एक ही वेरिएबल है जो कि आर है, और इसलिए इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि सिंगल वेरिएबल में हैंडल करना इंटीग्रेशन आपके लिए काफ़ी आसान होता है। तो कोई सब्सटीट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 इंटू 2 मिलकर के 8 बन जाएगा। 8 पाई रो कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म कभी बोलेगा तो फिर इसी रो की वैल्यू यहाँ पर हम रखने वाले हैं। and this is going to be divided by 3. In integration you'll find this is going to be r power 4 dr. Now ये इंटीग्रेशन आपको बहुत इजी लगने वाला है, और इसकी लिमिट्स को अगर आप देखोगे तो लिमिट जाएगी r के टर्म में। r कहाँ से कहाँ तक लेना होगा आपको, स्मॉलेस्ट स्फीयर से लेकर के लार्जेस्ट स्फीयर तक लेने पड़ेंगे। तो दैट मीन्स 0 से लेकर के कैपिटल r तक उसको इंटीग्रेट करने का। सो दिस बिकम्स 8 पाई बाई 3। आप चाहो तो ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी को मास के टर्म में लिख सकते हैं। डेंसिटी क्या होगा, मास, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और ये जो इंटीग्रेशन है नो डाउट वो आपको समझ में आ गया होगा, कितना जाएगा r⁵ डिवाइड बाई 5। अब ये एक नंबर है, इसको सेटल कर सकते हैं। ये नंबर सेटल हो गया तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर हो जाएगा। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 नजर आ रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा है, तो 2/5 और बाकी mr स्क्वायर आएगा क्योंकि डायमेंशनली उसको mr स्क्वायर के बराबर होना पड़ेगा। तो i की वैल्यू जो आने वाली है 2/5 mr स्क्वायर आएगी। अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और ये अपने को बता रहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी सॉलिड स्फीयर का जो कि यूनिफॉर्म है उसके डायमीटर के अबाउट हम याद रखते हैं, और कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर। कई बार सिंपल एग्जाम्स में वो डायरेक्टली फार्मूला पूछ लेता है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। सो वी विल से 2/5 mr स्क्वायर, जहाँ पर m उसका मास होगा, r उसकी रेडियस होगी, और 2/5 का फैक्टर आता है। और ये आपको हेल्प करता है कंपेयर करने में। अगर आपसे कभी कंपेयर कराना चाहे कि एक अपने पास स्फेरिकल शेल है और दूसरा सॉलिड स्फीयर है, दोनों के मास बराबर है, रेडियस बराबर है, तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आता है? तो आप बोलोगे कि स्फेरिकल शेल में जो मास है वो दूर होता है, और सॉलिड स्फीयर में मास काफ़ी पास होता है क्योंकि वो अंदर भी होता है। तो कोई भी एक्सिस लोगे तो उसके पास मास ज़्यादा होगा, इसलिए सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 2/5 है, जबकि स्फेरिकल शेल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो 2/3 था। ऑफ कोर्स 2/3 इज बिगर देन 2/5, तो इसलिए सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा सॉलिड स्फीयर का एज कम्पेयर टू द होल स्फीयर। तो उस लॉजिक से भी अपने को कनेक्ट करना है। अल्टीमेटली ये दोनों डेरिवेशन वेदर इज फॉर होलो स्फीयर और फॉर सॉलिड स्फीयर, बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके, उसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म है, अगर मैं यूनिफॉर्म वर्ड यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ तो अभी आप मान के चलिए कि यूनिफॉर्म है रेक्टेंगुलर प्लेट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को चाहिए। तो लेट्स अपने पास कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को निकालना है। तो इसके पास ऐसा मास होगा, 2 डायमेंशनल मास डिस्ट्रीब्यूशन है। किस एक्सिस से पूछता है ये मैटर करेगा अपने लिए। तो लेट्स से ये एक्सिस है, मैं इसमें एक्सिस बना देता हूँ। इस एक्सिस का नाम है, ये एक्सिस नंबर 1 है, एक्सिस 1। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। सो अपने को क्या करने का, इस पे एलिमेंट कंसीडर करोगे। अब ऐसा एलिमेंट कंसीडर करोगे तो ये छोटा सा एलिमेंट आपको कैसा नजर आएगा, रॉड जैसा नजर आएगा। और ये जो एक्सिस होगी वो रॉड के एक कॉर्नर पॉइंट से जाने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के बराबर हो जाएगी। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3, जहाँ पर L के लिए ये वाली लेंथ यूज़ करेंगे। लेट से ये रेक्टेंगुलर है जिसकी ये लेंथ को A बोलते हैं हम लोग, इस लेंथ को B बोलते हैं। तो लेंथ का मतलब हमारे लिए फिर ये वाली लेंथ आएगी A डायमेंशन। और जो एक्सिस के पैरेलल डायमेंशन होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि जो मास है वो एक्सिस से कितना दूर है, एक्सिस के पैरेलल कितना चल रहा है, दैट डजेंट मैटर। और फिर हम लोगों ने देखा जैसे सिलेंडर केस देखा या फिर सॉलिड हॉलो केस में, तो वो
रिंग या डिस्क से मिलकर बने होते थे, सिमिलरली ये किससे मिलकर के बना है, रॉड से मिलकर के बना है। तो उसको जो हम इंटीग्रेट करेंगे तो आप पाओगे कि इसका जो एक्सप्रेशन आएगा एग्जैक्टली सिमिलर आएगा जैसा कि एक रॉड का होता है। तो अगर हम वन एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, एक्सिस वन के अबाउट निकालते हैं, मैंने इसको चेंज कर दिया, ये ए है और ये बी है, उसको इरेज किया है। तो इस वन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम लोग I1 लिखते हैं तो हम इसको लिखेंगे टोटल मास, इसका टोटल मास लेट से m है। तो जो टोटल मास है वो मैटर करेगा, तो फॉर्मेट यही रहेगा कि मास आएगा इनटू एल स्क्वायर, एल का मतलब जो एक्सिस से डिस्टेंस है दैट इज बी, ए यहाँ पर आ रहा है तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3, दैट विल बिकम द फॉर्मूला। अगर आप इसकी बी की लेंथ को और बढ़ा देते हो, बी की वैल्यू और बढ़ा देते हो, तब भी इसी फॉर्मेट का रहेगा, टोटल मास ए स्क्वायर बाई 3। तो उस पॉइंट को हम आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 3, जस्ट लाइक रॉड। ओके, अगर आपको सपोज कर लीजिए कि दूसरी एक्सिस देता है जो उसके सेंटर से पास कर रहा होता है, तो अगर कोई भी आप रॉड्स कंसीडर करोगे तो रॉड के लिए ये सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एग्जांपल हो जाएगा। और उस तरह की बहुत सारी रॉड को अगर आप असेंबल करते हो तो उसके एक्सप्रेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा। सो अगर इसको हम एक्सिस नंबर 2 बोलते हैं, सो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट द एक्सिस 2। तो अब बोलोगे कि द टोटल मास इनटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाई 12, लेंथ ए की तरह बिहेव करेगा तो ए स्क्वायर बाई 12, ये फॉर्मूला बन जाएगा। सिमिलरली अगर कोई अपने को एक इस तरह की एक्सिस बनाता है जिसका नाम एक्सिस नंबर 3 बोलता है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आप गेस कर पाओगे या निकाल पाओगे? अब बोलोगे यस, इसके लिए हम इस तरह का रॉड कंसीडर करेंगे और हम ये देखेंगे एक्सिस के परपेंडिकुलर मास कितना चलता है, वो उसका लेंथ कहलाएगा। तो लेंथ इस समय बी हो जाएगा और सेंटर से जा रहा है तो ये सेंटर वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या I3 की वैल्यू अपने को लिख सकते हैं हम एम बी स्क्वायर बाई 12। मेकिंग सेंस? और अगर कोई आपसे बोलता है कि ये एक्सिस आप चूज कीजिए, इसका नाम एक्सिस नंबर 4 है, सो कैन यू राइट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस नंबर 4? अगेन यू नीड टू सी कि हाउ मच मास इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस एक्सिस, दैट लेंथ इज b, so answer about fourth axis is going to be mb square by 3. So this is how you can find the moment of inertia of rectangular plate about axis either passing through passing parallel to the or along the let me say along the one of the these edges or sides or maybe from the center एंड तो इस तरह से हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं कुछ एक्सिस के अबाउट। अभी हमारे पास थ्योरम्स भी आएंगे, उसके बाद हम बाकी एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हैं। सपोज कर लीजिए कोई ऐसा बोलता है कि ये हमने एक एक्सिस चूज की है जो 4th से थीटा एंगल पर बेंड है, तो क्या इसके अबाउट बता सकते हैं? तो यहाँ पर वो साइन स्क्वायर थीटा वाला फैक्टर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमको केवल मास इतनी थिकनेस तक, बहुत ऑलमोस्ट 0 थिकनेस तक लेना होता था। अब यहाँ पर मास ज़्यादा थिकनेस तक है। अब आइडिया देखो, आइडिया क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। तो जो हम मास यहाँ पर ले रहे होंगे तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेफिनेटली बदल जाएगा। तो वो जो साइन स्क्वायर थीटा वाला कंपोनेंट होता है वो केवल रॉड के लिए वैलिड रहेगा अपने लिए, और अगर किसी एंगल पर पूछेगा तो फिर उसको वो कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा या कोई दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। वो लॉजिक वर्क नहीं करेगा जो रॉड के साथ चलता था, क्योंकि रॉड 1 डायमेंशनल है और ये 2 डायमेंशनल स्टफ है। तो जो पॉइंट इसमें वैलिड थे उनको हमने अप्लाई किया और फॉर्मेट को बताया, तो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने लिस्ट कर लिए। अब अगर ये रेक्टेंगुलर ना होकर के स्क्वायर प्लेट होगी, लाइफ और भी इजी हो जाएगी। स्क्वायर केस में ए और बी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे 1 एक्सिस का है और 4 एक्सिस का है आपस में बराबर हो जाएगा, 3 एक्सिस का है 2 एक्सिस के इक्वल हो जाएगा। तो वो सारी स्टोरी आप कनेक्ट कर सकते हो कि स्क्वायर प्लेट के साथ क्या होने वाला है, रेक्टेंगुलर प्लेट के साथ मैंने आपको बताया। राइट, तो इसके साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शियाज थे जिनको आपको अच्छे से समझना है और कभी भी इमीडिएटली निकालने के लिए रेडी रहना है, वो मैंने लिस्ट कर दिए हैं। और इसके बाद जो बचे हुए हैं उनको हम लोग अभी और भी सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट 2 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सिस, this moment of inertia axis theorems. So based on those theorems we will be able to find out the moment of inertia in case of similar bodies with different axes. So that will be the part of next video. For this video, that's all. So thank you everyone.